अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। आज 14 अप्रैल 2021 है और आज दिन है बुध का। पाकिस्तान के अंदर आग और खून का बाजार गर्म हो चुका है और ये खून और आग का खेल बढ़ता जाएगा। अभी पाकिस्तान के अंदर मजीद तबाही आने जा रही है। पाकिस्तान के अंदर ये जो खेल शुरू हुआ है इसके अंदर मजीद शिद्दत आने जा रही है और इसके अंदर बैरूनी अनासर का भी किरदार है, अंदरूनी अनासर भी इसमें इन्वॉल्व है और खुद हुकूमत से भी ऐसी गलतियां सरजद हो रही हैं जिस वजह से पाकिस्तान के अंदर तबाही आने जा रही है। सबसे पहले मैं फ्रांस की बात करता हूं कि जब पाकिस्तान के अंदर फ्रांस की वजह से, फ्रांस ने जो पाकिस्तान के अंदर आग लगाई थी उस वजह से तमाशा लगा हुआ है। तो एक दफा फिर से फ्रांस की मस्जिद पर हमला किया गया है। फ्रांस के अंदर एक मस्जिद पर हमला किया गया है, मस्जिद के अंदर तोड़ फोड़ की गई है और मस्जिद की दीवार पर लिखा गया है कि हम मुसलमानों का जीना हराम कर देंगे, हम मुसलमानों को पसंद नहीं करते, हम मुसलमानों की मसाजिद को गिरा देंगे, हम मुसलमानों को मसाजिद में नहीं आने देंगे रमज़ान करीम के अंदर। तो लिहाजा मसाजिद पर हमला करने का सिलसिला शुरू है। ये कुव्वतें जानती हैं कि अगर हम इस तरह से मजीद हमले करेंगे तो पाकिस्तान के अंदर या इस्लामी मुमालिक के अंदर जो है वो इंतशार फैलेगा और ये खबर पूरी दुनिया के मीडिया पर चल रही है जो फ्रांस के अंदर मस्जिद पर हमला किया गया है। आप खुद बेहतर जानते हैं कि ऐसे वक्त पर, एक तो आज पहला रोज़ा है और फिर पाकिस्तान के अंदर जो फसादात शुरू हैं, ऐसे वक्त पर मस्जिद के ऊपर हमला करना क्या पैगाम देता है। फिर जी पाकिस्तान के अंदर जो तमाशा लगा हुआ है, 340 से ज्यादा पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं, कुछ को अगवा किया गया है, कुछ को अगवा किया गया है और हुकूमत को यरगमाल बनाने की कोशिश की गई है कि हम तब छोड़ेंगे इन्हें इन पुलिस वालों को अगर आप हमारे लोगों को छोड़ते हैं, अगर आप साद रिजवी को छोड़ते हैं। 2 पुलिस वाले शहीद हो चुके हैं। हुकूमत की बात मैं बाद में करता हूं। जो TLP पर हुकूमत ने यह ऐलान किया है, शेख रशीद ने यह ऐलान किया है कि हम पाबंदी लगाने जा रहे हैं, तारीके लब्बैक पर हुकूमत पाबंदी लगाने जा रही है। इसका क्या रिएक्शन आएगा, इसका कितना नुकसान होगा, क्या यह हुकूमत के फायदे में जाएगी? और जो शेख रशीद ने ऐलानात किए हैं उस पर मैं बात करता हूं। लेकिन सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताइए कि क्या लोगों की कारों का, लोगों की गाड़ियों के शीशे तोड़ने का नाम इश्क रसूल है? क्या आशिकाने रसूल लोगों की गाड़ियों के शीशे तोड़ते हैं? क्या पुलिस वालों को से राइफल छीन कर, रियासती अदारों से राइफल छीन कर उन पर फायरिंग करना, क्या ये इश्क रसूल है? क्या ये रसूल का इश्क है? क्या ये रसूल की तालीमात हैं? पूरे मुल्क को मफलूज कर देना। अस्पतालों के अंदर आपको पता है कोरोना वायरस की वजह से लोग मर रहे हैं और मैं जाती तौर पे कुछ ऐसे लोगों को जानता हूं जिनको ऑक्सीजन की जरूरत थी और पाकिस्तान के अंदर ट्रांसपोर्ट बंद है, सड़कें बंद हैं और उन लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल सकी और पाकिस्तान के अंदर जो तोड़ फोड़ का सिलसिला शुरू है। क्या आप मुझे बता सकती हैं ये इश्क रसूल है? लोगों को गालियां देना, लोगों को अब्यूज करना, लोगों को घरों से निकाल कर मारना, लोगों का जलाओ घेराव करना। लाहौर के एक अस्पताल पर हमला किया गया है, लाहौर के एक सरकारी अस्पताल पर हमला किया गया है, अमले को यरगमाल बनाया गया है, पुलिस वालों को पकड़ पकड़ कर मारा गया है, उन पर तशद्दुद किया गया है। क्या ये इश्क है? क्या ये इश्क रसूल है? क्या किसी किताब में, क्या किसी ज़ईफ से ज़ईफ हदीस में भी इश्क रसूल की ये डेफिनेशन दी गई है? ये दहशतगर्दी है, ये इंतहा पसंदी है, ये जुल्म की इंतहा है, ये नालायकी की इंतहा है। आप लोग बेवकूफ हैं, जो लोग भी ये कर रहे हैं ये बेवकूफ हैं और जो लोग भी मशवरा दे रहे हैं कि आप इस तरह से जलाओ घेराव करें, वो लोग मुल्क से दुश्मनी कर रहे हैं, वो दीन से दुश्मनी कर रहे हैं। और आप ये सिर्फ दीन से दुश्मनी नहीं कर रहे, आप लोग सिर्फ इश्क रसूल को बदनाम नहीं कर रहे,
आप रसूल की तालीमात की मुखालफत नहीं कर रहे, आप अपने मुल्क को और अपने दीन को, अपने मजहब को भी दुनिया में बदनाम कर रहे हैं। दुनिया का मीडिया जो चीख रहा है इस सारे मामले पर, और पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरह के और वो इस्लाम के खिलाफ जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है, तो इसमें दुनिया के मीडिया का कसूर नहीं है, इसमें कसूर आपका है जो आप कर रहे हैं। कोई मजहब, दुनिया का कोई मजहब भी ये तालीमात नहीं देता कि आप लोगों के सर फाड़ें, आप लोगों की गाड़ियां छीन कर, लोगों के गरीबों के रिक्शे छीन कर, दिहाड़ीदार गरीब जो दिहाड़ी पे रिक्शा चलाती हैं उनसे आप रिक्शे छीन कर उनको आग लगा दें, आप सड़कें बंद कर दें, आप पुलिस वालों को मार दें, कत्ल कर दें, आप लोगों को गालियां दें, आप गंदी जबान इस्तेमाल करें, आज आप अस्पतालों पर हमले करें, तो ये कोई मजहब कोई इजाजत नहीं देता। ये किसी तरह का दीन नहीं है, ये किसी तरह का इश्क नहीं है। और अगर आप ये दावा करते हैं कि आप इश्क रसूल में ये सब कुछ कर रहे हैं, तो आप इंतहाई बेवकूफ़ी पर हैं। अब जी हम बात करते हैं कि जो कुछ हुकूमत ने किया है। हुकूमत ने जनाब जी तहरीके लब्बैक पर पाबंदी लगाने का फैसला कर लिया है। शेख रशीद साहब का एक बयान मैं पढ़ रहा था। शेख साहब जनाब फरमाते हैं क्योंकि हम जो है वो मुसव्वदा पार्लियामेंट के अंदर लेकर जाने वाले थे, तो लेकिन जो कुछ तहरीके लब्बैक की जानिब से किया गया उसके बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि अब हम इस जमात पर पाबंदी लगा देंगे और अब हम इस जमात के हाथों यरगमाल नहीं होंगे। शेख साहब, सबसे पहले तो वादा आपने किया, एक वादा आपने किया, एक ब्रिगेडियर इजाज शाह ने किया। तो जब आपने वादा किया, जब आपने कहा कि हम फ्रांसीसी सफीर को निकालेंगे, उस वक्त आपके पास अकल नहीं था, उस वक्त आपके पास दिमाग नहीं था, उस वक्त आपको नहीं पता था कि इसके नताइज क्या निकलेंगे। फिर शेख साहब फरमाते हैं कि हम जो मुसव्वदा है वो पार्लियामेंट के अंदर लेकर जाने वाले थे। भाई हम तो पार्लियामेंट जा रहे थे, हमारा क्या कसूर है, हम तो जो है हम तो हर एक बात मान रहे थे, लेकिन अब हमें गुस्सा आ गया है। अब जो तहरीके लब्बैक के कारकुनों ने किया है, अब जो तमाशा लगा है, अब हमें गुस्सा आया है। शेख साहब, इंतहाई इज्जत के साथ, अगर आप मुसव्वदा और सारा मामला पार्लियामेंट के अंदर लेकर जा रहे थे तो आपने साद रिजवी को गिरफ्तार क्यों किया? क्या आप इसकी तहकीकात करवाएंगे? क्या खान इसकी तहकीकात करवाएगा कि साद रिजवी को गिरफ्तार क्यों किया गया? आपने तो 20 अप्रैल को जो तमाशा लगना था, जो एहतजाज होना था, जो मुल्क बंद होना था, आपने तो साद रिजवी को गिरफ्तार करके पहले ये सब कुछ ड्रामा कर दिया है और मुल्क के अंदर आग लगा दी है। तो आपकी अगर नीयत साफ होती, अगर आपको पता होता कि आपने फ्रांसीसी सफीर को निकालना है या मामले को पार्लियामेंट के अंदर लेकर जाना है, तो आप उसे गिरफ्तार ही क्यों करते? अब शेख साहब फरमाते हैं कि सबसे बड़ा मसला यह है कि तहरीके लब्बैक वाले चाहते हैं कि ऐसा मुसव्वदा तैयार किया जाए जिस वजह से मुल्क पूरी दुनिया के अंदर बदनाम हो, शर पसंदी और इंतहा पसंदी का तासुर जाए, और यूरोप के जो 27 मुल्क हैं, यूरोप पूरा पाकिस्तान से नाराज हो जाए और पूरे मुल्क से यूरोपी जो सफीर हैं वो निकल जाएं, और यूरोप के अंदर जो पाकिस्तान के काम करने वाले तकरीबन 20 लाख से 25 लाख लोग हैं, यूरोप उन्हें वापस भेज दे और पाकिस्तान की जो यूरोप के साथ तजारत है वह ख़त्म हो जाए और पूरा मुल्क पाबंदियों की जद में आए। तो शेख साहब कहते हैं कि तहरीके लब्बैक ये चाहती है, बिल्कुल तहरीके लब्बैक यही चाहती है। इसका मतलब भी यही है कि अगर आप फ्रांसीसी सफीर को निकालते हैं तो यह कोई इतना आसान काम नहीं है। 27 मुल्क हैं यूरोपीय यूनियन के, सब आप पर पाबंदियां लगा देंगे, सब आपसे ट्रेड खत्म कर लेंगे, सब आपके लोगों को जो लाखों अरबों रुपए कमाकर भेजते हैं वापस भेज देंगे और आपका मुल्क जो है वो तबाहाल हो जाएगा। लेकिन ये आपको पहले सोचना चाहिए था जब आप एग्रीमेंट कर रहे थे, जब आप 17 नवंबर को और फिर 16 फरवरी को मुआहदा कर रहे थे टीएलपी के साथ, उस वक्त ये आपको सोचना चाहिए था, आपके पास इतनी अकल होनी चाहिए थी। और लेकिन दोनों जानब से बात करने का मेरा मकसद ये है कि दोनों जानब से मामलात ख़राब हैं। तहरीके लब्बैक की जानब से भी इंतहा पसंदी की जा रही है और हुकूमत से भी मामला टैकल नहीं हो रहा, हुकूमत भी बेवकूफ़ी से काम ले रही है। और हुकूमत ने अब जो पाबंदी लगाने का फैसला किया है, इससे मज़ीद आग भड़केगी, इससे मज़ीद लोगों के अंदर गुस्सा बढ़ेगा और रियासत को
اب حرکت میں آنا ہوگا. اور یاد رکھیے گا یہ خود ریاست کا بویا ہوا بیج ہے. یہ خود مولانا خادم رضوی، ان کا بیٹا، یہ تحریک لبیک، یہ خود ریاست کا بویا ہوا بیج ہے. اور لوگوں کو چاہیے تو یہ تھا کہ ایجوکیٹ کیا جاتا، پاکستانیوں کو ایجوکیٹ کیا جاتا، اور ہم فرانس کے لیول پہ جاتے، ہم یورپ کے لیول پہ جاتے اور یورپ کا ہم مقابلہ کرتے علمی میدان میں. اور پھر یورپ کو خوف ہوتا پاکستان سے، اور ہم بجائے ان کا مقابلہ کرنے کے ہم نے انتہا پسندی کو فروغ دیا. اور اب ہم کہتے ہیں کہ فرانسیسی سفیر کو نکالیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے. اور یہ ریاست کا بویا ہوا بیج ہے کہ ایک وقت تھا جب خادم رضوی کے لوگوں کو پیسے دیے جاتے تھے، جب نواز شریف کے خلاف استعمال کیا جا رہا تھا مولانا خادم رضوی کو، تو اس وقت ریاستی اداروں نے پیسے دیے، اس وقت خادم رضوی کو ہیرو بنایا گیا. اور اب جب یہ ریاست کے گلے کی ہڈی بن گیا ہے، جیسے جنرل ضیاء الحق نے دہشت گردی کو پروموٹ کیا تھا، دہشت گردوں کی سپورٹ کی تھی، اور اس بیج کو آج تک ہم بھگت رہے ہیں. اسی طرح یہ بھی ریاست نے خود بیج اگایا تھا اور اب یہ ریاست کے گلے کی ہڈی بن گیا ہے. لیکن اب اس معاملے کو آپ کو ہینڈل کرنا ہوگا، اور مجھے نہیں لگ رہا کہ حکومت اس معاملے کو اچھی طرح سے ٹیکل کر پائے گی. ملک کے اندر مزید انتشار بڑھے گا، ملک کے اندر مزید تباہی آئے گی. اللہ کرے پاکستان کے اندر امن ہو. آپ رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. پاکستان زندہ باد.